हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यू सेट 2। दीज आर माय क्वालिफिकेशंस एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा किन किन एग्ज़ाम में एनटीए नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी एंड अदर, जहाँ पे भी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हर एग्ज़ाम में आपकी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए जी, आज का हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन पहले से वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, अब आज का ये 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है? क्रिस्टोफर मार्लोज ब्लैंक वर्स दैट बिकम्स द स्टेपल मीडियम फॉर द लेटर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिक राइटिंग वाज कॉल्ड एज माइटी लाइन। ये क्या बताना चाह रहा है? माइटी लाइन, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ब्लैंक वर्स यूज़ करते थे। अब ये बात आती है ब्लैंक वर्स होता क्या है और इनके ब्लैंक वर्स को किसने माइटी लाइन बोला है। सबसे पहले ब्लैंक वर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लैंक वर्स वो होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेंटामीटर मीन्स 5 मीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है? 5 मीटर होते हैं और 5 मीटर इज इक्वल टू 10 सिलेबल। ठीक है, जब कोई पोइट्री ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है मीन्स उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, तो उसको जिस पोइट्री में आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसको ब्लैंक वर्स बोल देते हैं। और ब्लैंक वर्स, इसमें कोई राइम नहीं होती, इसमें कोई राइम नहीं होती, नो राइम। अब 10 सिलेबस से क्या क्या पता चल रहा है? डेका सिलेबल, डेका सिलेबिक, डेका सिलेबिक कपलेट। ब्लैंक वर्स से ही हम दूसरी टर्म क्या निकाल सकते हैं? डेका सिलेबिक कपलेट। डेका सिलेबिक कपलेट क्या होता है? इसको अगर हम दूसरा नाम लिया जाए इसका, हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट। ठीक है, हीरोइक कपलेट क्या होता है? वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, लेकिन इसमें राइम होती है, इसमें राइम होती है। ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें नो राइम और आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन जो हीरोइक कपलेट होते हैं, हीरोइक कपलेट होता है उसको डेकासिलेबिक कपलेट भी बोल देते हैं। वो आयम्बिक पेंटामीटर तो होता है लेकिन और इसमें राइम भी होती है। ठीक है, एक होता है हमारा फ्री वर्स। फ्री वर्स में ना कोई राइम होती है ना कोई मीटर होता है, नो राइम नो मीटर। ठीक है, यहाँ से हमारी 3 टर्म्स क्लियर होगी। तो अब बात आती है किसने बोला था इसकी जो ब्लैंक वर्स है इसको माइटी लाइन। द ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये कौन थे? ये बेन जॉनसन कौन थे? ये एलिजाबेथन राइटर थे। अब मैं बात करूं जो बचे हुए 3 राइटर हैं वो कौन है? सॉरी, यहाँ पे थॉमस लो जाएगा, थॉमस। ठीक है, ये तीनों राइटर की बात करूं तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी विट है, सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट कौन थे? जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्कॉलर थे। ठीक है, ये कितने थे? ये काउंटिंग में 7 थे। कौन कौन थे? 3 थॉमस। चलो मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ आपको, कमेंट में इनका नाम बताना है। ये मैं हिंट दे देती हूँ, 7 थे, 3 थॉमस थे, 3 थॉमस एंड 3 कलर और 1 क्रिस्टोफर मोरलो। ठीक है, जो बच गए 3 उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। चलिए जी, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 12th क्वेश्चन बता रहा है, जोफ्री चौसर वाज ट्रस्टेड एंड एडेड बाय 3 सक्सेसिव किंग, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड, मतलब जोफ्री चौसर है वो 3 जो उसका जीवन काल था उस टाइम में 3 राजा हुए हैं। वो कौन कौन से थे? एक था, इन्होंने अपने आप बता दिया, एडवर्ड थर्ड, दूसरा रिचर्ड सेकंड एंड थर्ड हेनरी फोर्थ। अब बात करती हूँ मैं इनकी टाइम पीरियड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ड थर्ड का टाइम पीरियड 1327 से 77 और रिचर्ड सेकंड का टाइम है 1377 से 99 और हेनरी फोर्थ है 1399 टू 1413। इस क्वेश्चन से इतना ही। लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा 13 क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन बता रहा है मैच द फॉलोइंग। अब बात करते हैं क्वीन मोब। क्वीन मोब किसने किसने लिखा था? ऑब्वियसली पीबी शैली। फर्स्ट इज सेकंड एंड नेक्स्ट आता द लेक ऑफ लेडी। द लेक ऑफ लेडी वाल्टर स्कॉट। कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, थॉमस डी क्वेंसी। लोनलीनेस एंड आफ्टर हॉलीडे, ये हमारा चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, चलो हम अच्छे से इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। क्वीन मोब किसने लिखा है? पीबी शैली ने। इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है? हमारे किसी भी लिटरेचर के किसी भी वर्क की पब्लिकेशन डेट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पूछ लिया जाता है। इसकी पब्लिकेशन डेट है 1813 और द लेडी ऑफ लेक 1810, एन इम्पोर्टेंट वर्क। इसका पब्लिकेशन अगर आप कुछ भी भूल जाओ लेकिन इसकी पब्लिकेशन याद रखना 1821। ठीक है, बस इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सब्जेक्ट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक ड्राज अपॉन द इंसिडेंट इन विच लॉर्ड पीटर स्लिप्ड ऑफ ए लॉक ऑफ हेयर ऑफ। हाँ, अब क्या बात करें? द रेप ऑफ लॉक। ये रेप ऑफ लॉक है जो किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पोप का। ठीक है, अब ये इसमें बता रहा है लॉर्ड पीटर ने जो इसमें जो चोटी जो काटी गई थी, किसकी काटी गई थी? इसमें मीन्स लॉर्ड पीटर का नाम दे दिया है, जो रियल करेक्टर है उनके नाम दे दिए गए हैं। वैसे तो वर्क में तो जो हीरोइन होती है बेलिंडा होती है, लेकिन यहाँ पे रियल नेम पूछ लिए गए हैं। तो किसकी काटी गई थी रियलिटी में? अरेबेला फर्वर। मतलब बेलिंडा किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? अरेबेला फर्नर को। ठीक है, अब मैं बात करूँ रेप ऑफ द लॉक। ये पब्लिश हुआ 1712 में विद 2 कैंटोज। जब शुरू में होते हैं 2 कैंटो होते हैं। फिर 1714 में विद 5 कैंटोज एंड अगेन इट वाज रिपब्लिश्ड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे दोबारा से इसको रिपब्लिश किया गया है। और एक क्लैरिसा नामक एक लेडी होती हैं, वो उनको ऐड कर लिया जाता है इस वर्क में। ठीक है, लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ और मेरा हौसला बढ़े। ये मैं आपके लिए ही इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक। देखिए जी 15 क्वेश्चन। देखिए मैं डेली के 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ। मैं एक चाहूँ तो आधा घंटे में एक 25 क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ, पूरा पेपर भी करवा सकती हूँ। लेकिन उस पेपर का फ़ायदा क्या? जब तक मैं क्वेश्चन बताऊंगी और आंसर बताते चलूँगी, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है हम उस क्वेश्चन के साथ उसके चारों ऑप्शन डिस्कस करें, क्योंकि हमारा ऐसा देखा गया है अक्सर एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता तो ऑप्शन में से ही जो नेक्स्ट ऑप्शन आए हैं उनमें से अगली बार क्वेश्चन बना लिया जाता है। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन है, नेम द डेब्यू नावल ऑफ किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस का सबसे पहला नावल कौन सा था? तो ये पूछ लिया गया है। ये सभी वर्क इनके ही हैं, तो हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। मीन्स इजीली पूछ लिया जाए, इसका जो मेन करेक्टर पूछ लिया जाए, इनका करेक्टर पूछ लिया जाए, जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, जो हमने पढ़ा नहीं होगा। तो ये इस टाइप से, इस वजह से मैं चारों ऑप्शन डिस्कस करवा रही हूँ। एक क्वेश्चन के साथ मैं 10 क्वेश्चन बता रही हूँ। दैट इज़ वाई माई वीडियो इज सो लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज लकी जिम। लकी जिम में जो मेन करेक्टर होते हैं जिम डिक्सन। जिम डिक्सन ये एक लेक्चरर होते हैं यूनिवर्सिटी में, और ये पब्लिश हुआ है यहाँ 1954 में, और ये एक एकेडमिक नॉवल है। एकेडमिक नोवेल क्या होते हैं? जिनकी सेटिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेज यहाँ पे होती हैं, ये जो प्रोफेसर या लेक्चरर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक लेक्चरर होता है जिम डिक्सन, और ये एक अननेम्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया गया है इस नावल में। चलिए जी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 16th क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज़ द ऑथर ऑफ कोरल आइसलैंड। कोरल आइसलैंड का ऑथर कौन है?
इन क्या था है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, R.M. बेलेंट। कोरल आइसलैंड ये पब्लिश कब हुआ है? 1854 में। कब पब्लिश हुआ है ये? 1850, एक मिनट, कब पब्लिश हुआ है ये? 1857 में। और ये कोरल आइसलैंड से आपको कुछ याद आ रहा हो, एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो विलियम गोल्डिंग का है, लॉर्ड ऑफ फ्लाई। ये वर्क कोरल आइसलैंड पे बेस्ड है और ये भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मस्ट रीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मस्ट रीड नोवेल है, इसको पढ़ना आज जाके, ठीक है। और अब मैं बात करूँ कोरल आइसलैंड की, इसका सबटाइटल है ए टेल ऑफ पैसिफिक, ए टेल ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये इसका सबटाइटल है। चलिए जी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन में दोबारा से चलते हैं। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे एक दोबारा से इन ऑप्शन की बात कर लेती हूँ। ग्राहम ग्रीन, ये कौन है? ग्राहम ग्रीन। इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स बता देती हूँ। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है ब्राइटन रॉक, पावर एंड ग्लोरी, हार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। इनके जो नोवेल होते थे कैथोलिक नोवेल के लिए पब्लिश है, कैथोलिक नोवेल, ठीक है। हार्ट ऑफ मैटर में एक करेक्टर आते हैं मेजर स्कोबी और इनका एक सर्वेंट है अली। इनको साथ में नोट करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो ये पॉइंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूँ एनएस विल्सन की। एनएस विल्सन का इम्पोर्टेंट वर्क है द मिडल एज ऑफ मिसिज इलियट, द ओल्ड मैन एट जू, ठीक है। प्लीज़ इसको राइट डाउन कीजिए। अब मैं बात करूँ एंथनी पॉवेल, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है ए डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम। ये क्या है? 12 नॉवल की सीरीज है, इसमें मीन्स ये एक सीरीज है नॉवल की जो 12 नॉवल है उसमें, और ये पब्लिकेशन है इसकी 1951 से 75 के बीच में पब्लिश हुआ है। ये मतलब 12 नावल हैं जो 1951 से 75 के बीच में पब्लिश हुए हैं। और इसका जो मेन करैक्टर होता है, इसमें एक ही मेन करैक्टर होता है निक जेनकिंस, ठीक है। लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिकुलम वटाई बाय म्यूरियल स्पार्क। करिकुलम वटाई ये क्या बात कर रहा है, ये मतलब क्या है, किस टाइप का वर्क है? म्यूरियल स्पार्क का वर्क है। अब बात आती है म्यूरियल स्पार्क कौन है? ये एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट है, स्कॉटिश नोवेलिस्ट हैं। और करिकुलम वटाई का हिंदी इंग्लिश में मीनिंग है कोर्स ऑफ लाइफ, और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम सीविद बोलते हैं। अगर मैं बात करूं अनदर वर्क्स की, म्यूरियल स्पार्क की है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, एक इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें क्या होता है, ये मिस जीन ब्रोडी हैं जो क्या है, एक टीचर हैं, और ये इनकी एक 10 ईयर ओल्ड की का एक 10 ईयर ओल्ड है गर्ल्स हैं, उनका एक ग्रुप होता है इन टीचर्स के अंडर। जो गर्ल्स कितनी है 6 हैं, और उनकी एज है सभी गर्ल्स की एज है 10 ईयर, ठीक है। साइंस फिक्सन की बात करती हूँ। साइंस फिक्सन क्या होता है, लाइक टाइम मशीन, इट इज़ ए साइंस फिक्सन नॉवल, ओके जी। लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मिथ ऑफ सिसिफस इज रिटन बाय। जो मिथ ऑफ सिसिफस है किसने लिखा है? ये एक ऐसे है,
इट इज़ एन ऐसे। और इसका यनर क्या है, यनर क्या है, एग्जिस्टेंशलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और अब्सर्डिज्म, एब्सर्डिज्म। और ये लिखा है सॉरी अल्बर्ट कामू ने, ठीक है। ये एक ऐसे है, एब्सर्डिज्म है। एब्सर्डिज्म होता क्या है, मीन्स हम जिस चीज़ को एब्सर्ड मानते हैं जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी एब्सर्ड हो। जो काम हमारे लिए मूर्खतापूर्ण है जरूरी नहीं दूसरे उसको हो सकता है उसको मीनिंगफुल लगे। मीन्स जब कोई मूर्खतापूर्ण कार्य में उसमें भी कुछ अपना प्लेजर ढूंढ लेता है उसको एब्सर्डिज्म बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्टोरी आप पढ़िए, अच्छा नोवेल है, अच्छा ऐसे है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राइटर की तरफ। अब अगर मैं सैमुअल बेकेट की बात करूं तो इनका वर्क है, कौन सा वर्क है जी इनका इम्पोर्टेंट, ये एक फ्रेंच हैं, फ्रेंच राइटर हैं, वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडोट, पब्लिश्ड इन 1953। अब हैरोल्ड पिंटर की बात करूं, ये हैरोल्ड पिंटर हैं एक कॉमेडी ऑफ मीनेस, कॉमेडी ऑफ मीनेस से जुड़े हुए हैं। मीन्स जो अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, कॉमेडी ऑफ मीनेस के फाउंडर मीन्स इसको किसने कॉइन किया, इसको किसने डेवलप किया, हैरोल्ड पिंटर ने। अगर मैं इनकी बात करूँ इनके अदर वर्क्स, इन्होंने इसको डेवलप किया लेकिन इसको किसने, कॉमेडी ऑफ मीनेस को इरविन वार्डल ने कॉइन किया है। इन्होंने तो कॉइन किया है और इन्होंने डेवलप किया है इसको, ठीक है। इनके वर्क्स की बात करूँ तो बर्थडे पार्टी, द रूम, दीज आर हिज वर्क। मीन्स यहाँ से क्या पता चला, ये कॉमेडी ऑफ मीनेस के डेवलपर थे और इस जो कॉमेडी ऑफ मीनेस के जो कॉइन किया है इरविन वार्डल ने किया है। इनके वर्क्स हैं बर्थडे पार्टी एंड द रूम। अगर मैं आर्थर एडमो की बात करूँ, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो मैंने बात किया था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक्सपोनेंट हैं इसके, ठीक है। चलिए जी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए नोट वर्क बाय बर्टोल्ट ब्रेcht, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेcht एक जर्मन राइटर थे, ठीक है। कौन सा इसका नहीं है, द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब ये जो तीनों वर्क बचे ये इनके वर्क हैं, ठीक है। अब आप इन तीनों वर्क्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते, हो सकता है लाइफ ऑफ गैलीलियो रिटन बाय, आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या थ्री ओपेरा रिटन बाय, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थ्री पेनी ओपेरा ए प्ले विद म्यूजिक, ठीक है, ये इसका सबटाइटल है। और ये बेस्ड ऑन थ्री पेनी ओपेरा बेस्ड ऑन गेज बैगर ओपेरा, जो ये पब्लिश हुआ 1728 में, गे का जॉन गे का बैगर्स ओपेरा पब्लिश इन 1728, जिसपे बर्टोल्ट ब्रेcht का थ्री पेनी ओपेरा बेस्ड है, ठीक है। यहाँ से इतना ही। अब बात करती हूँ मैं मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, ये एक इपिक थिएटर है, एग्जाम्पल ऑफ इपिक थिएटर। इपिक थिएटर क्या होता है, इपिक थिएटर मीन्स एस्ट्रेंजमेंट, एलाइनेशन, मीन्स जब ऑडियंस को पता होता है कि वो मूवी देख रहे हैं, वो उससे इमोशनली अटैच नहीं होते। जैसे होता है ना, कई बार हम मूवी देखते देखते रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं, वो खुश होते हैं तो हम खुश होने, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को पता होता है वो एक मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है। मदर करेज में मदर कौन है, अब मैं इसके करेक्टर की बात कर लूँ, एना फर्लिंग है, और चिल्ड्रन कौन है, इलिफ और कैटरीन है, ठीक है। यहाँ से इतना ही। चलिए जी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट एंड 20th क्वेश्चन क्या बता रहा है, द विच इज ए पोएम रिटन बाय, ये पोएम द विच है, किसने लिखा है, द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एंड ये इनकी पोइट्री लगभग सुपर नेचुरल पोइट्री होती थी। अब और इनका अदर वर्क है ड्यूलक एट डेकोरम एस्ट, मीन्स इसका जो इंग्लिश टाइटल क्या है, हाउ स्वीट एंड ऑनरेबल इट इज़
टू डाई फॉर वंस ओन कंट्री। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। हाउ स्वीट एंड ऑनरेबल इट इज़ टू डाई फॉर वंस ओन कंट्री, मतलब अपने कंट्री के लिए जान देना कितना स्वीट है ये। और अनदर वर्क है इनका स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज मीटिंग एक था ड्यूलक एट डेकोरम ईस्ट और दूसरा था स्ट्रेंज मीटिंग। ठीक है जी। अब मैं बात करूं विल्फर्ड, सॉरी जो मैंने ये बताया है ये विल्फर्ड ओवन का वर्क थे दोनों। सॉरी, ये जो लास्ट में बताए हैं ड्यूलक एट डेकोरम ईस्ट और जो स्ट्रेंज मीटिंग है, ये दोनों वर्क विल्फर्ड ओवन के थे। वाल्टर डी ला मैरे का एक तो विच है और दूसरा द लिसनर। द लिसनर, ठीक है। एडवर्ड थॉमस एक वार पोइट थे। आज के क्वेश्चन यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। देखिए मैं इतना टाइम क्यों ले रही हूँ आपका कि मतलब 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ और उसमें भी इतना टाइम लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना, और जो मैं बता रही हूँ वो किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और नेक्स्ट भी रिपीट होते रहेंगे। और हाँ, ये बात 100% ट्रू है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नहीं तो ऑप्शन रिपीट होते हैं। ऑप्शन में जो मटेरियल दिया जाता है वहाँ से रिपीट होते हैं, या जो वर्क पूछा गया है उसमें से कुछ और पूछ लिया जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, हर ऑप्शंस को थ्रूली डीपली एनालाइज कर रही हूँ, और क्वेश्चन बनते हैं 100% बनते हैं। और जो मैं बता रही हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। आज की मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। अब मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।